अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इस पर बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या है और इसका हम बैकग्राउंड भी देखेंगे कि ये जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ये थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है, इसको भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस तरह हम जानते हैं कि 1911 में यानी कि 1911 में जो था बोहर, 1911 में जो आया था बोहर, नील बोहर, उसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। नील बोहर ने ये कहा था कि अच्छा, नील बोहर से पहले भी एक साइंटिस्ट है, वो थे रदरफोर्ड। यानी कि नील बोहर ये भी इन्होंने काम किया था। और इससे पहले इन पर काम किया था रदरफोर्ड। इन्होंने भी काम किया था किसका पर, एटम के स्ट्रक्चर पर, यानी कि एटॉमिक लेवल पर बात की थी रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स शहर में गर्दिश करते हैं तो वो अपनी एनर्जी इमिट करते हैं। और जब वो अपनी एनर्जी इमिट करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास शेल है, जब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इर्द गिर्द ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी इमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन। तो तो होना ये चाहिए कि जैसे जैसे यानी कि रिवॉल्व करते हैं आस्ता आस्ता इनका जो रेडियस है वो स्मॉल होना चाहिए, और एट लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का मजमू होता है। तो ये रदरफोर्ड ने कहा था। उसके बाद नील बोहर ने इसकी बात को यानी कि गलत साबित किया। उसने कहा कि इसका पहला पास्टुलेट ये था नील बोहर का कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने शेल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मूव करता रहता है। और जो वो नीचे या अबव, निचले वाले शेल पर या ऊपर वाले शेल पर उसी वक्त मूव करेगा जब उसके पास एनर्जी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन के पास। अगर उसके पास मैक्सिमम एनर्जी नहीं है, किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो ऊपर वाले शेल में यानी कि नहीं जा सकेगा। यानी कि दूसरी अल्फाज में मैं ये कहूँ कि एनर्जी उस वक्त ही रिलीज होगी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल पर, इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आएगा या अपने से ऊपर वाले शेल में जाएगा, उस वक्त एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज होगी। तो ये इसने नील बोहर ने ये बताया था। ओके, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल हमारे पास, ये थर्ड शेल है सपोज कर रहे हैं। ओके, तो इसने यही कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा उसी वक्त जो है ना एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है। ये नील बोहर ने कहा था कि जब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मैक्सिमम होगी वो तब अपने वाले ऊपर वाले शेल में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो ये नील बोहर ने का एक थ्योरेटिकल, यानी कि इसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया इस पर, बल्कि एक हाइपोथेसिस दे दिया था, यानी कि एक थ्योरी थ्योरी दी थी इस पर कि ऐसा होता है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था फ्रैंक हर्ट्ज ने 1914 में, 1914 में इस पर काम किया था फ्रैंक हर्ट्ज। ये दो साइंटिस्ट थे, दो थे। ओके, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव, अच्छा पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लें कि जब इलेक्ट्रॉन के पास, मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं, मिसाल कर ले रहे हैं कि इस शेल की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम सपोज कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के पास जो है ना एनर्जी वो है, हम करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन उसी सूरत में इस शेल में कन्वर्ट होगा जब ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी तो पहले अपने पास मौजूद है, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मज़ीद ऐड कर दिया जाए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी जब इसकी, तो तब ही ये इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल से थर्ड शेल में जा सकेगा। ये सेकंड पास्टुलेट था नील बोहर का, ये थ्योरिकल दिया था इसने। तो अब ये बात है कि एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को कैसे देंगे, ये भी एक यानी कि क्वेश्चन है कि हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस, हम इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तरीकों दे सकते हैं, वो हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, मैं मुख्तर से बता देता हूँ इधर कि इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से एनर्जी हासिल कर सकेगा, बाई फोटोन, बाई यानी कि स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल,
यानी कि एक तो जब इस पर हम लाइट फॉल करेंगे एटम पर, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी हासिल कर सकेगा। और दूसरा क्या होगा कि हम पहले गैस को यानी कि आयोनाइज करेंगे, फिर वो गैस को न्यूट्रल एटम पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर फॉल कराएंगे, उस वक्त ये दो तरीके हैं। ओके, पहला तरीका क्या है लाइट की सूरत में, और दूसरा क्या है कि गैस की सूरत में। गैस को पहले हम आयोनाइज करेंगे और आयोनाइज करने के बाद फिर इस पर फॉल कराएंगे तो वो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल कर सके, वो अलग से डिस्कशन है। लेकिन हम दो तरीकों से इलेक्ट्रॉन को यानी कि इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं टू मूव दी अदर शेल। ओके हो गया। तो इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया था फ्रैंक हर्ट्ज ने 1914 में। तो इसका स्ट्रक्चर ये देखें कि हमारे पास क्या है, ये मेरे पास फिलामेंट है, ये मेरे पास फिलामेंट है, ये देख रहे सब कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये हमारे पास प्लेट है, ये मेरे पास ग्रिड है, और ये हमारे पास इसमें हमारे पास गैस के पार्टिकल्स है। किसके? इसमें हमारे पास गैस के पार्टिकल्स है। ओके हो गया। अब जो हमारे पास ये फिलामेंट, सपोज करें कि जो हमारे पास ये फिलामेंट है इसको हमने किसी बैटरी के साथ अटैच किया है। सपोज करते हैं इसको हमने किसी बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, ये हमारे पास बैटरी है। ओके, ये वी है, वोल्ट हमारा वोल्टेज। जब हम इसमें से फिलामेंट को वोल्टेज देते जाएंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये नेगेटिवली चार्ज इस पार्टिकल के साथ, गैस के पार्टिकल, यहाँ हम गैस कौन सी लेते हैं, मरकरी गैस लेते हैं। कौन सी? मरकरी गैस लेते हैं, मरकरी, जिसको हम ये चीज़ से शो करते हैं। ये हम इस इधर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो एनर्जी होंगी वो इन गैस पार्टिकल्स को दे देंगे। ओके, तो इधर हमारे पास टोटली जो इधर होगा ना चार्ज वो नेगेटिव हो जाएगा, टोटली चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। और जो हमारे पास ये ग्रिड है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसको हमने खुद से इस ग्रिड को पॉजिटिव किया होता है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की खूसियत क्या होती है कि वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर साइड पर चले इस ग्रिड पर आ जाएंगे, जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन इधर से इस ग्रिड पर आ जाएंगे। अब अगर मिसाल के तौर पर एक गैस पार्टिकल इधर आया, हम सपोज कर रहे हैं काफ़ी आगे गैस पार्टिकल। अब अगर ये काफ़ी हमारे पास पार्टिकल जो यहाँ से इधर आए हैं, शिफ्ट हो गए हैं इधर से इधर, अब ये इसको हम सी से शो कर देते हैं, सी से। ओके, ये जी है, ये मेरे पास पी है, ग्रिड है, मेरे पास प्लेट है ये वाली। अब सपोज करते हैं कि जो मेरे पास ये एटम है इसकी अच्छा यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए। अब हम मान लेते हैं कि इस फर्ज करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से गैस पार्टिकल एनर्जी कर सके इधर आया है, इसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10, इसकी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 8 है, किसी की 11 है, किसी की 12 है, 12 है। तो चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, तो अब हम मज़ीद इसका जो है ना वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो मज़ीद फिलामेंट से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स खारिज होंगे वो इनको एनालाइज करेंगे, फिर इनकी एनर्जी मज़ीद इंक्रीज़ होगी, ये इसके साथ डिपॉजिट हो जाएंगे, इसके साथ मिल जाएंगे, फिर इनकी मज़ीद एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो पार्टिकल इधर आ जाएगा, वो पार्टिकल जितने भी होंगे वो इधर आ जाएंगे। और जब ये पार्टिकल इधर आ जाएंगे तो यहाँ हमने इधर एमीटर लगाया हुआ तो इसमें से करंट पास करेगा, तो हमें जो है ना एम्पियर एमीटर वो बता देगा करंट इसमें से गुजर रहा है और कितना गुजर रहा है। जैसे जैसे हम ये देखिए मैंने लिखा हुआ है IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी नॉट, जिस यानी कि जैसे जैसे हम V की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास पार्टिकल इधर आ जाएंगे, फिर इधर से इधर आते जाएंगे, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी। ओके हो गया। अब यहाँ दो बातें नोट कर लीजिएगा कि इधर इन इलास्टिक कुलयन और इन इलास्टिक कुलयन क्या होती है। इलास्टिक एनर्जी या इन इलास्टिक एनर्जी क्या होती है कि जब हमारे पास सपोज कर दीजिए तो हमारे पास इस पार्टिकल की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर से इधर मूव करने के लिए कितनी चाहिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पार्टिकल होगा यहाँ नहीं जा सकेगा,
यानी कि यहाँ से यहाँ नहीं मूव कर सकेगा, तो इसकी पार्टिकल की एनर्जी उतनी ही रहेगी, यानी कि 10 की 10 ही रहेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। तो इसको कहते हैं, इस केस को हम कहते हैं इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन। जबकि जो पार्टिकल जिसकी 50 मिसाल को इसकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 15 से ज़्यादा है, तो जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसको कहेंगे हम इन इलास्टिक एनर्जी या इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। ओके हो गया। अगर हम इसको इस नील के डायग्राम की जो एटम का स्ट्रक्चर उसमें देखें, सपोज कर इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी हमने पीछे इधर, और इसकी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं, फर्ज करते हैं। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है इसकी निस्बत यहाँ जाने के लिए, तो ये हमारे पास यहाँ नहीं जा सकेगा, तो इसलिए इसको हम इलास्टिक कहेंगे, इलास्टिक केस कहेंगे। जबकि इस पार्टिकल अगर ये 15 या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक केस है हमारे पास ये। ओके हो गया। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बिल्कुल आसान है। ये हमने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लिया हुआ है जो हमारे पास ये है, और हमने वाई एक्सिस पर वर्टिकल हमने करंट लिया जो इस एमीटर में से जो करंट है वो गुजरता, वो हमने लिया हुआ है। ओके, तो देखें कि जो हमारे पास ग्राफ है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। ये क्या शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब ये दो, इसको मैं इस एटम के स्ट्रक्चर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन, जब इसकी 15 इधर 15 चाहिए था इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जब इस इलेक्ट्रॉन की 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो इसमें चला जाएगा, तो हमारे पास जो पीक वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी। सपोज करते हैं हमारे पास इधर ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ग्राफ है ये इतना। ओके, चूंकि एक एटम के अंदर कई शेल्स होते हैं, जब यही इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ मूव करना चाहेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, सपोज करते हैं 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25, तो ये ग्राफ बन जाएगा, फिर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बन जाएगा। ये जो ग्राफ बना है, पी की वैल्यू आई है, ये आई है सेकंड से थर्ड शेल में जाने के लिए, और अब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं थर्ड से फोर्थ शेल में जाऊं, तो इसको एनर्जी चाहिए 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल करेगा, तो उसका फिर यानी कि एनर्जी, चूँकि यहाँ की इसकी एनर्जी डिक्रीज़ है यहाँ जाने के लिए, इसलिए इसका ग्राफ फिर नीचे आएगा। अब फिर इसने एनर्जी इंक्रीज़ करेगा इस यहाँ जाने के लिए, तो इसका फिर पीक वैल्यू आ जाएगी। वो एनर्जी कहाँ से गेन करेगा वो मैंने पहले बता दिया कि दो तरीकों से करता है, बाय फोटोन या बाय पार्टिकल। ओके हो गया। तो ये आज का इतना सा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सपोर्ट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।